एक सीकर ने प्रश्न पूछा है कि बातों से दूसरे का भावनात्मक शोषण करने वालों से कैसे डील करें। इसी संदर्भ में एक दूसरे सीकर ने प्रश्न पूछा है कि दूसरे की नीड्स को तुच्छ समझने वाले और चीटिंग करने वाले एक्सेसिवली ईगोइस्टिक हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करें। देखिए, ये दोनों ही प्रश्न नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर किसी डिसेबिलिटी को छुपा रहा होता है, किसी डर को, किसी हीन भावना को, तो वो इसको कवर अप करने के लिए एक्सेसिव ईगो से इसको ढक देता है। तो एक्सेसिव ईगो के अंदर हमेशा आपको कोई ना कोई हीन भावना मिलेगी। जब आप ढूंढेंगे उसके नीचे आपको कोई डर मिलेगा, कोई इनसिक्योरिटी मिलेगी, कोई डिसेबिलिटी मिलेगी, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो एक्सेसिव ईगो के अंदर इसको ढक देते हैं लोग, और एक्सेसिव ईगो के एक फैंटेसी वर्ल्ड में, एक झूठे वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब माँ बाप बच्चे की बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, उसको बहुत अलग तरीके का बच्चा दिखाते हैं, बहुत डिस्टिंग्विश दिखाते हैं, तो भी बच्चा एक्सेसिव ईगो डेवलप कर लेता है। और ये एक्सेसिव ईगो जब उसके जीवन में अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है, तो फिर अपने सिवाय, अपनी नीड्स के सिवा से और किसी को और कुछ भी दिखाई दे नहीं पाता। तो इस तरीके के जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं, इनके अंदर किसी प्रकार की कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए करेक्शन की इनके अंदर कोई संभावना नहीं होती जब तक कि ये खुद ना चाहें। और खुद ये चाहेंगे भी कैसे, क्योंकि ये तो फैंटेसी की एक नींद में डूबे रहते हैं। एक ग्रेंजर, एक अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की नीड, बढ़ा चढ़ा के दिखाने की का एक काल्पनिक दुनिया में ये हमेशा खोए रहते हैं। तो इन्हें कभी अपने अंदर करेक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती। और चूंकि ये अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके देखते हैं, एक वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में जीते हैं, इसलिए ये कभी भी दूसरे की नीड्स को देख नहीं पाते, दूसरे की नीड्स को कभी भी समझ नहीं पाते। कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में हमेशा मोनोपोलाइज करते हैं, हमेशा अपर हैंड रखने की कोशिश करते हैं, एकाधिकार और विशेषाधिकार की भावना से बातचीत करते हैं, दूसरे के ऊपर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रखते हैं, दूसरे के जीवन के ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, क्योंकि दूसरे को तो तुच्छ समझते हैं, जैसा आपने भी प्रश्न में पूछा। तो जब दूसरे को तुच्छ समझेंगे तो उसकी आवश्यकताओं को भी नहीं समझेंगे। और इनके अंदर किसी भी प्रकार की गिल्ट नहीं होती, किसी प्रकार की शर्म नहीं होती है कि दूसरे का ये शोषण कर लें तो इनके अंदर कोई कॉन्शियस इनको थोड़ा अवेकन कर दे। ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे का शोषण करते ही जाते हैं और इन्हें जरा सा भी इस बात का एहसास नहीं होता, क्योंकि अपने आप को पॉलिश्ड, सोफिस्टिकेटेड ऐसा मानने की जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी इनके अंदर होती है, कभी ये देख ही नहीं पाते हैं कि दूसरा व्यक्ति इनकी वजह से कितना ज्यादा परेशान है। तो नेचुरली कॉन्वर्सेशन में भी, ये बातचीत में भी एक एकाधिकार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और दूसरे का भावनात्मक शोषण करने की कोशिश करते हैं। और बातचीत ही नहीं, हर तरीके से ये दूसरे का भावनात्मक शोषण करने की कोशिश करते हैं। और अगर थोड़ा आप गौर करके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये भावनात्मक शोषण करना इनकी आवश्यकता है, दूसरे को कुछ ना समझना इनकी आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये दूसरे को कुछ भी समझेंगे तो दूसरा अपनी आवाज इनके सामने बुलंद करेगा, दूसरा कुछ अपनी नीड्स इनके सामने रखेगा, जिससे इनका ईगो हर्ट हो सकता है। और अगर इनका ईगो हर्ट हो गया तो इनकी जो डिसेबिलिटी है, जो इनकी इंफीरियरिटी है, जो इनका डर है, जो इनके अंदर हीन भावना है, वो सरफेस पे आ जाएगी। और ये अपनी हीन भावना से बहुत ज्यादा डरते हैं, अपने अंदर के डर से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर इनको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, ऐसे लोगों को आप इनको इग्नोर कर दीजिए, तो बुरी तरीके से बौखला जाते हैं, घबरा जाते हैं, हर तरीके का डर इनको सताने लग जाता है और तब ये और ज्यादा क्रोध के साथ अटैक करते हैं। तो इस प्रकार इनका व्यवहार करना नेचुरल ही है, क्योंकि अपनी हीनता को फेस करने की इनके अंदर क्षमता नहीं होती। इन सब बातों को आपको समझना होगा। जहां तक साधारण व्यक्ति का संबंध रखने का तरीका है,
तो साधारण व्यक्ति रिलेशनशिप जब किसी के साथ रखता है, जो नॉर्मल व्यक्ति किसी के साथ रिलेशनशिप रखता है, तो वो रिलेशनशिप में ये उम्मीद नहीं करता कि उसको इमीडिएटली कुछ बेनिफिट हो जाए, या ठीक है बेनिफिट होता है रिलेशनशिप में, कुछ उसको मिलता है, रिलेशनशिप में प्राप्त करता है, खुशियां प्राप्त करता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो कोई तराजू लेकर के नहीं बैठा होता है एक सामान्य व्यक्ति संबंध में। वो ये नहीं चाहता कि जो भी उसने किया वो उसका इमीडिएट इम्बर्समेंट हो जाए, तुरंत उसका फायदा उसको दूर मिल जाए, इमीडिएटली रिलेशनशिप में उसको फायदा होने लग जाए। लेकिन ये जो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी वाले इगोइस्टिक लोग होते हैं, ये जब रिलेशनशिप रखते हैं तो इनकी रिलेशनशिप रखने का तरीका एक व्यापार के तरीके से होता है, एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ये रखते हैं। ये कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध नहीं रख सकते जिससे इनको कोई फायदा ना हो रहा हो, हमेशा फायदे को ध्यान में रखते हैं। किसी के साथ अगर कोई चैरिटी अगर ये करते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा ध्यान में रख करके ये हमेशा करते हैं, क्योंकि इनके लिए रिलेशनशिप एक ट्रांजैक्शन है। ये चाहते हैं कि इनकी नीड्स जो है उसको उसका इमीडिएट इम्बर्समेंट दूसरे की तरफ से हो, इमीडिएटली दूसरा फायदा देना इनको शुरू कर दे। तो एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा रखे गए संबंध में और इनके द्वारा रखे गए संबंध में मूल रूप से ये फर्क होता है। अब रही बात ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने से सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। क्योंकि जब आप इनको डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि इनका जो एक्सेसिव ईगो है वो बड़ा ही टची होता है, तुरंत हर्ट हो जाता है। उसके ईगो के हर्ट होने से हर तरीके का आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और एक नार्सिसिस्टिक रेज, क्रोध इनके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इनको डायरेक्टली कन्फ्रंट करना ठीक नहीं है। तो फिर इनको आखिर कैसे क्या किया जाए? क्या इनको अपनी कोई बात ही ना बताई जाए? नहीं, बात बताना चाहिए, और आपको जो पसंद नहीं है उसको भी आपको बताना चाहिए, लेकिन उसका बताने का एक तरीका है और उसे देखना चाहिए कि आप कैसे बता सकते हैं। यहाँ पे कहना मैं ये बात चाह रहा हूं कि चूंकि इनको डायरेक्टली कन्फ्रंट करना पॉसिबल नहीं है और सेल्फ अवेयरनेस की कमी होने की वजह से ये अपने आप को बदल नहीं सकते, इसलिए इनको कन्फ्रंट करके, इनको चैलेंज करके बदलने की बजाय अपने बिहेवियर को बदल लेना, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेना, अपना सपोर्ट सिस्टम पैदा कर लेना, पॉजिटिव लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप नया डेवलप कर लेना, ये मैं समझता हूं ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि इनसे किसी चेंज की उम्मीद की जाए। तो क्या हम इनको कोई बात बता ही नहीं सकते हैं कभी? नहीं, इनको हम बात बता सकते हैं, लेकिन कभी भी एजिटेटेड होकर के इनको कोई बात मत बताइए। जब शांति हो, शांति का माहौल हो, बातचीत अच्छी हो, अच्छा माहौल हो, रिलेशनशिप में थोड़ी सी कामनेस हो, तब आप ये बताइए कि देखिए इस तरीके के वर्ड्स का यूज जो है वो मुझे बहुत हर्ट करता है और मुझे ये चीज पसंद नहीं है, और इस तरीके का व्यवहार मुझे पसंद नहीं है, इस प्रकार का अपमान मुझे पसंद नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपनी बात बता सकती हैं, लेकिन तब जब सिचुएशन अलाउ कर रही हो, कामनेस का टाइम हो, थोड़ी फ्रेंडलीनेस का माहौल हो, तो आप इस तरीके की बात बता सकती है। डायरेक्टली लड़ाई करते वक्त सीधे इसको एजिटेशन में आकर के, गुस्से में आकर के कन्फ्रंट करने से हमेशा बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को आपको एजुकेट कर लेना इस मामले में ज्यादा, क्योंकि एजुकेट जब आप अपने आप को ऐसे लोगों के बारे में कर लेते हैं, ये बात समझ जाते हैं कि इनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है, तो एजुकेट करने से आपकी जो अपेक्षाएं हैं इनसे, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे, वो एक्सपेक्टेशंस थोड़ा रियलिस्टिक हो जाती हैं। आप इनको अचानक बदलने की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, क्योंकि आप जानते हैं कि इनके अंदर बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके के मूर्ख टाइप का है। ये इसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं तो कैसे बदलेगा? आत्मचेतना ही नहीं है जिसके अंदर, आत्म चेतना इसके फैंटेसी वर्ल्ड के नशे में डूबी हुई है,
तो जब जिसको अपने आप को बदलने की कोई परवाह ही नहीं, जरूरत ही नहीं महसूस कर रहा, वो कैसे बदलेगा? तो आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो जाती हैं जब आप ऐसे लोगों से के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। और आप जब अपने आप को एजुकेट करते हैं तो आप ये भी समझ पाते हैं कि इन लोगों के अंदर एक डायमेंशन नहीं होती है। वो डायमेंशन ये है कि ये एम्पैथेटिक नहीं हो पाते हैं। एम्पैथेटिक होने का मतलब है कि ये दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपने आप को डाल करके नहीं देख पाते, दूसरे के पैरों में, दूसरे के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को डाल करके नहीं देख पाते। यू एटीट्यूड जिसे कहते हैं, यू एटीट्यूड इनके अंदर नहीं होता। दूसरा किस प्रकार सोच रहा होगा, दूसरा किस प्रकार दुखी होगा, ये नहीं समझ पाते। जानवर के अंदर भी ऐसा ही होता है। जानवर जो है वो किसी को सींग मारता है तो जानवर ये नहीं समझ पाता कि सींग मारने से इसके अंदर किस तरीके के इमोशंस में चोट पहुंच रही होगी, क्योंकि जानवर के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती। उसी तरीके से ये भी एक जानवर ही है। इनके अंदर ह्यूमन बीइंग जैसी डबल कॉन्शियसनेस नहीं है। ह्यूमन बीइंग के अंदर डबल कॉन्शियसनेस होती है। मैं ये भी समझ सकता हूं कि मुझे क्या हर्ट करता है और दूसरे को क्या हर्ट करता है मेरी वजह से, ये भी मैं समझ सकता हूँ। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये डबल एज्ड कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन इन लोगों के अंदर डबल एज्ड कॉन्शियसनेस नहीं होती। इन्हें क्या पसंद है बस इतने तक इनकी कॉन्शियसनेस सीमित है। एनिमल के अंदर भी सिर्फ यही होता है। एनिमल को भी सिर्फ जो उसे पसंद है सिर्फ वहीं तक उसकी कॉन्शियसनेस सीमित होती है। दूसरे की क्या जरूरतें हैं, दूसरे को किस बात का दुख है, दूसरे की किस बात की जरूरत है, इसको एनिमल नहीं समझ पाता। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को एजुकेट करते हैं ऐसे लोगों के बारे में, उतना आप समझ पाते हैं कि इनके अंदर एम्पैथी नहीं होती है। एम्पैथी वाली डायमेंशन इनकी कॉन्शियसनेस से गायब होती है। तो आप इनसे एम्पैथी की उम्मीद नहीं करते हैं। आप अगर करते भी हैं तो आप बड़ी रियलिस्टिक वे में उसको करते हैं। आप समझ जाते हैं कि इनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि ये समझ पाए कि ये मुझे किस प्रकार का दुख दे रहे हैं। इनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि ये जान पाए कि मेरी नीड्स क्या हैं। तो आप ये सारी रियलिस्टिक नीड्स, एक्सपेक्टेशंस आपकी रियलिस्टिक हो जाती हैं जब आप अपने आप को एजुकेट कर पाते हैं। अब रही बात ऐसे लोगों को डील करने की, तो जैसा आपने लिखा है क्वेश्चन में कि बातों में आपका शोषण करते हैं, आपको नीड्स को आपकी रिजेक्ट कर देते हैं, तुच्छ समझते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे लोग के साथ संबंध रखना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज होती है। क्योंकि आपकी आपको ये सब चीजें बहुत नेगेटिव बना सकती हैं। और कभी कभी तो ये सब चीजें हमको इतना ज्यादा नेगेटिव बना देती हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है, हेल्दी रिलेशनशिप का टेस्ट क्या होता है। इसीलिए अगर आप इस तरीके के व्यक्तियों से संबंधित हैं किसी भी प्रकार से, तो आपको कुछ पॉजिटिव लोगों से रिलेशनशिप रखना चाहिए। पॉजिटिव लोग, हेल्दी रिलेशनशिप किसे कहते हैं? हेल्दी रिलेशनशिप वो होती है जिसमें कि आप, अगर आपकी कोई गलती हो तो आप क्षमा मांग लें, दूसरे की कोई गलती हो तो दूसरा क्षमा मांग ले, इसे कहते हैं हेल्दी रिलेशनशिप। फिर हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आप दूसरे की कंपनी में अपने नेचुरल सेल्फ के साथ रहें और आपकी कंपनी में दूसरा नेचुरल सेल्फ के साथ रहे। नेचुरली ही रहे, प्राकृतिक रूप से रहे, अपने अंदर किसी को बदलाव को लाने की उसे अंदर जरूरत ना हो, जैसा है वैसा रह सके। अगर आपकी कंपनी में कोई जैसा है वैसा रह सकता है और दूसरे की कंपनी में आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक रिलेशनशिप हेल्थी रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप अगर विन विन सिचुएशन के ऊपर आधारित है, आप भी खुश हैं, उस व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति आपके साथ खुश है, तो इस प्रकार के संबंध को हम हेल्थी रिलेशनशिप कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ रहने में सबसे बड़ा दुख ही इस बात का है कि आप ये भूल ही जाते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या है। तो आपको हेल्दी रिलेशनशिप वाले लोगों से संबंध रखना चाहिए। आपको अपने पुराने संबंधों को रिवाइव करना चाहिए, अपने अच्छे रिलेटिव्स के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए, ताकि हेल्दी रिलेशनशिप का टेस्ट आपके अंदर बना रहे और आपको हमेशा ये पता चलता रहे कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है। लेकिन चाहे भले ही आप कितना हेल्दी रिलेशनशिप क्यों ना रिवाइव कर लें, कितना ही क्यों ना अपने आसपास के लोगों से हेल्दी रिलेशनशिप रख लें, नेगेटिविटी तो निश्चित रूप से होती है ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने में। और कभी कभी वो बहुत ज्यादा इनटॉलरेबल हो जाती है, बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को डील करने में जनरली 4 प्रकार से नेगेटिविटी
आने की संभावना होती है। पहली चीज जिससे नेगेटिविटी आती है वो है हर चीज में अपने आप को दोष देना। आप अपने आप को दोष देती हैं, इसे कहते हैं पर्सनलाइजिंग, कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। वो व्यक्ति तो आपके ऊपर इल्जाम लगाएगा ही, वो व्यक्ति तो आपको नीचा दिखाएगा ही, अपनी कमियों को, शॉर्ट कमिंग्स को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करेगा ही, और आपको धीरे धीरे ये लगने लग जाता है कि हम हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मेरे अंदर हर चीज की कमी है। तो जब आप इस तरीके से हर चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने लगते हैं तो इससे बहुत नेगेटिविटी पैदा होती है। इस प्रकार की नेगेटिविटी को बोलते हैं पर्सनलाइजिंग। तो पर्सनलाइजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेगेटिविटी है। जब आपके अंदर कभी पर्सनलाइजिंग पैदा हो तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि इस प्रकार के व्यक्तियों की जो भी की वजह से जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, उस नेगेटिविटी के लिए आप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए उनका अपना बचपन, उनकी अपना डर, उनकी अपनी इनसिक्योरिटी, उनकी अपना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनका अपना एनवायरनमेंट, उनके उनके अपना मदर फादर और उनकी अपनी सोशल सिचुएशन उसके लिए जिम्मेदार है। आप उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। तो जैसे ही आपको कभी भी ये लगे कि इनके द्वारा किए गए अटैक, इनके द्वारा की गई बदतमीजी, इनके द्वारा बातों के द्वारा किया गया आपके ऊपर शोषण, आपको नीचा दिखाना, इन सब के लिए आप जिम्मेदार हैं। इनके द्वारा लगाए गए आरोप कि इनके जीवन के दुख के लिए आप जिम्मेदार हैं, अगर कभी आपके ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इनकी अपनी अपब्रिंगिंग इसके लिए जिम्मेदार है, इनके अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, इनके अंदर अपनी सेल्फ अवेयरनेस की कमी इसके लिए जिम्मेदार है। आप अपने लिए जिम्मेदार नहीं है। इस प्रकार जब पर्सनलाइजिंग से जो नेगेटिविटी पैदा होती है उसका आप इस प्रकार जवाब दीजिए, अपने दिमाग में इस तरीके से चलाइए ये जवाब। फिर दूसरी नेगेटिविटी पैदा जो होती है वो ये है कि जब कभी आपके ऊपर कोई डायरेक्टली अटैक करता है, जैसा कि ये व्यक्ति हमेशा करते हैं, इस तरह के व्यक्ति, तो आप नेगेटिविटी को, हर परिस्थिति के अंदर के नेगेटिव एस्पेक्ट को, नकारात्मक एस्पेक्ट को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखने लग जाते हैं। आप हर चीज को नेगेटिविटी के लेंस से देखने लग जाते हैं और हर परिस्थिति में नेगेटिविटी को आप मैग्नीफाई करके नेगेटिविटी के लेंस से देखते हैं हर परिस्थिति को। तो हर परिस्थिति के अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो मैग्नीफाई हो जाती है, वो आपको आउट ऑफ प्रोपोर्शन बड़ी बड़ी दिखाई देने लग जाती है, उस अनुपात में बहुत बड़ी हो जाती है। तो चारों तरफ आपको नेगेटिविटी ही दिखाई देती है क्योंकि आप तो उसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। तो मैग्नीफाई करना नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी का सबसे बड़ा सोर्स है। तो जब भी आपको ये लगे कि आप नेगेटिविटी चारों तरफ दिखाई दे रही है तो आप समझ जाइए कि आप नेगेटिविटी के लेंस से चीजों को देख रहे हैं, हर परिस्थिति में नेगेटिविटी को मैग्नीफाई कर रहे हैं। याद रखिए, जिस तरीके से आप नेगेटिविटी को मैग्नीफाई करते हैं उसी तरीके से आप पॉजिटिविटी को भी तो मैग्नीफाई कर सकते हैं, और पॉजिटिविटी आपके स्वभाव के अनुरूप है। इसलिए पॉजिटिविटी को हमेशा मैग्नीफाई कीजिए क्योंकि पॉजिटिविटी आपके स्वभाव के अनुरूप है, तभी तो आप हमेशा पॉजिटिव बने रहना चाहते हैं। तो नेगेटिविटी को मैग्नीफाई करके क्यों देखते हैं, पॉजिटिविटी को मैग्नीफाई करके देखिए। आपको अगर वो कोई बुरी बात कहते हैं तो आप उसको इस तरीके से लीजिए कि नहीं, मैं अपनी अवेयरनेस फिर से डेवलप करूंगी, अपनी नॉलेज को बढ़ाऊंगी, फिर से इसका मुकाबला करूंगी, इसको एक चैलेंज की तरीके से लूंगी और सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करूंगी। ये है पॉजिटिविटी के लेंस से चीजों को देखना। तो हर परिस्थिति में आप चाहें तो उसको नेगेटिविटी के लेंस से देख मैग्नीफाई कर सकते हैं परिस्थिति को, या चाहे तो पॉजिटिविटी के लेंस से मैग्नीफाई कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिविटी के लेंस से चीजों को मैग्नीफाई करेंगी तो हर परिस्थिति नेगेटिविटी का बहुत बुरा सोर्स बन सकती है, और इस तरह के व्यक्तियों के साथ रहने में हर परिस्थिति नेगेटिविटी का बड़ा सोर्स बन जाती है। आपको बस इस चीज को बदलना है, हर चीज में पॉजिटिविटी को देखना है। जैसे मान लीजिए कि आपने इस व्यक्ति को मैनेज करने की दृष्टि से कुछ कदम उठाए और आप फेल हो गई, तो अगर आप इसको नेगेटिविटी के लेंस से देखेंगी, मैग्नीफाई करेंगी, तब तो आप कहेंगी कि अरे भाई हम तो फेल हो गए, हमने अपने आप को एम्बैरस कर दिया। लेकिन अगर पॉजिटिविटी के लेंस से देखेंगी तो आप कहेंगे मैंने एक कदम तो बढ़ाया। एक कदम बढ़ाना भी मेरे लिए एक बड़े साहस की बात थी, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, मैंने नॉलेज लेने की कोशिश की, एक कदम आगे बढ़ाया। मैं अपने इसी छोटे स्टेप को, बेबी स्टेप को सेलिब्रेट करूंगी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, यही मेरे लिए सेलिब्रेशन। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाऊंगी,
छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाऊंगी और इसी को सेलिब्रेट करूंगी। तो ये क्या है, आपने उसी सिचुएशन को आप पॉजिटिविटी से देखना शुरू कर दिया, पॉजिटिविटी के लेंस से देखना शुरू कर दिया। तो जब भी आप कभी इस तरीके से मैग्नीफाई करें नेगेटिविटी को, तो हमेशा उसको काउंटर करिए अपने अंदर बातचीत में, सेल्फ टॉक में, कि आप उसको पॉजिटिविटी से मैग्नीफाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा सत्य है, पॉजिटिविटी ज्यादा बड़ा सत्य है, क्योंकि वो आपके स्वभाव के अनुकूल है। फिर तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है ऐसे लोगों के साथ, वो है कैटेस्ट्रोफाइजिंग। कैटेस्ट्रोफाइजिंग का मतलब होता है कि हम हर परिस्थिति में अनिष्ट की कल्पना करने लग जाते हैं, कि जो कुछ भी होगा अनिष्ट है, और कोई भी रीजन और लॉजिक हमको ये परसुएड नहीं कर पाता, हमें ये कन्विंस नहीं कर पाता कि जीवन अनिष्ट नहीं है, जीवन एक विभूति है, जीवन भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। तो हम अनिष्ट की हमेशा कल्पना करने लग जाते हैं जब हम ऐसे लोगों के साथ संबंध रखते हैं। तो जब भी आप कभी अनिष्ट की कल्पना करने लगें, तो आप हमेशा ये बात समझें कि कोई भी परिस्थिति चाहे कितनी बुरी क्यों ना हो, उस परिस्थिति के कुछ फायदे जरूर होते हैं। जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति के साथ आप हैं, तो इसका कुछ फायदा है निश्चित रूप से, और वो क्या फायदा है? ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने में आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। जैसे सोक्रेटिस की वाइफ जो है, वो उसके ऊपर चाय का गरम चाय डाल देती थी, तो सोक्रेटिस से लोगों ने कहा कि भाई आपकी तो वाइफ जो है बहुत ही दुष्ट प्रकृति की हैं, कैसे आप इनके साथ मैनेज करते हैं? तो सोक्रेटिस ने कहा नहीं, मैं तो इन्हीं के साथ रहना पसंद करूंगा, कि इन्हीं की वजह से मैंने जीवन के ऊपर इतना विचार किया, और इन्हीं की वजह से मैं एक फिलोसफर बन सका। तो कहने का मतलब यह है कि हर परिस्थिति का कुछ अच्छा एस्पेक्ट भी होता है, कुछ हर परिस्थिति का अच्छा एस्पेक्ट भी है, बुरा एस्पेक्ट भी है। आप अच्छा एस्पेक्ट देखेंगे तो इस प्रकार के लोगों के साथ रह करके आप अपनी सेल्फ ग्रोथ को कर सकते हैं, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को कर सकते हैं, स्पिरिचुअली आगे बढ़ सकते हैं। तो कभी भी कैटेस्ट्रोफाइज ना करें, अनिष्ट की हर जगह कल्पना ना करें, उसके अंदर जो शुभ एस्पेक्ट है उस शुभ एस्पेक्ट को भी देखने की कोशिश करें। इनफैक्ट नियति जो होती है, जब भी हमें इस प्रकार के लोगों से मिलाती है, तो नियति हमारा कुछ विकास करना चाहती है, कुछ आध्यात्मिक विकास करना चाहती है। हम इतने योग्य होते हैं कि नियति ऐसे लोगों को हमसे मिला करके हमारा तेजी से विकास करना चाहती है। तभी तो देखिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर विकास की संभावना है। बाकी लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनके अंदर विकास की संभावना नहीं। तो कभी भी कैटेस्ट्रोफाइज ना करें। फिर चौथा जो तरीका है जिससे कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है ऐसे लोगों के साथ संपर्क में आने से, वो है पोलराइज करना। पोलराइजिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। पोलराइज में हम हर चीज को अच्छे और बुरे के पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये चीज अच्छी, ये चीज या तो अच्छी है या बुरी। तो पोलैरिटीज में डिवाइड कर देते हैं। पोलैरिटीज में क्यों डिवाइड करते हैं? किसी चीज के ऊपर अच्छा या बुरा का जजमेंट क्यों पास करते हैं? बहुत सारी चीजें अच्छे और बुरे के बीच में है, तो आप जजमेंट पास मत करिए किसी भी चीज के ऊपर अच्छे और बुरे का। जो चीज जैसी है उसको नॉन वर्बली देखिए, उसके ऊपर जजमेंट पास मत कीजिए। आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए, अच्छे या बुरे में उसको कैटेगराइज करने की कोशिश ना कीजिए। जैसा भी जीवन आएगा उसका मुकाबला किया जाएगा। जैसा जीवन आएगा, जब जीवन जैसा आएगा उसका उस वक्त देखेंगे। अभी उसको अच्छे या बुरे से कैटेगराइज करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि अच्छा या बुरा कैटेगराइज कर देने से तो आप एक जजमेंट उसके ऊपर पास कर देते हैं। जजमेंट पास करते ही आप नेगेटिव हो जाते हैं, और आपकी हर परिस्थिति से लड़ने की और उस परिस्थिति को समझने की आपकी क्षमता नीचे गिर जाती। तो कभी भी जजमेंट पास ना कीजिए अच्छे या बुरे का। जीवन जैसा है, भगवान की विभूति है, वो आया है, उसका मुकाबला करेंगे, उसके साथ जैसे रहेंगे। हमको अगर जीवन ने प्रॉब्लम दी है, तो हमको जीवन ने नॉलेज का विकास करने की क्षमता भी दी है। भगवान ने अगर सांप दिया है तो सांप को मारने का डंडा भी दिया है। तो अगर सांप निकलेगा तो डंडा मारा जाएगा, है? तो इसमें कितना सोचने की क्या बात है? तो कभी भी पोलराइज ना करें कि सांप निकलना अच्छा है, सांप निकलना बुरा है। नहीं, सांप निकलेगा तो डंडा मिलेगा, डंडा मिलेगा तो देखा जाएगा। इस तरीके की परिस्थिति है तो नॉलेज से विकास किया जाएगा, विकास करके उससे निपटा जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी पोलराइज ना करें। जहां तक नेगेटिविटी का सवाल है, तो मैं तो आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा लिखने की आदत डालें। एक डायरी बना लें या एक रजिस्टर खरीद लें, और उसमें जो है आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स चलते हैं इस व्यक्ति को लेकर के, जो भी नेगेटिव ट्रैप्स हैं, उसको लिख लीजिए।
नेगेटिव इमोशंस को नोट कर लीजिए। जब आप ये नेगेटिव चीजों के बारे में लिख देंगे तो लिखने के बाद जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आप एक डिस्टेंस उससे क्रिएट कर पाएंगे, आप एक स्टेप पीछे आकर के उसको देख पाएंगे। और जब आप एक स्टेप पीछे आकर के नेगेटिव चीजों को देख पाते हैं, उन नेगेटिव चीजों को जिनको आपने नेगेटिव सिचुएशंस में लिखा था, और नॉर्मल सिचुएशन जब होती है, जब आप उसको पढ़ते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, तो एक स्टेप पीछे आकर के जब आप उसको देखते हैं तो आपको एक बहुत बड़े रहस्य का पता चलता है। और वो रहस्य ये है कि बुरी परिस्थिति का मुकाबला बिना नेगेटिव हुए करना संभव है। और ना सिर्फ बुरी परिस्थिति का मुकाबला बिना नेगेटिव हुए करना संभव है, बल्कि जरूरी भी है। क्योंकि नेगेटिव होने से तो आपका मुकाबला करने की क्षमता भी खत्म हो जाती। तो नेगेटिव होना पागलपन है। तो आप नोट कीजिए ताकि आप एक स्टेप पीछे आकर के जब परिस्थिति आपकी नॉर्मल हो तो आप ये देख सकें कि आप नेगेटिविटी का, बुरी परिस्थिति को फेस करने के लिए नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, इस रहस्य को जान सकें। और जीवन के बारे में जो आपका ज्ञान है, उस ज्ञान को आप अपने जीवन में बार बार रिपीट कर सकें और उससे पॉजिटिविटी के ऊपर बार बार रीफोकस कर सकें। जैसे जैसे आपका जीवन के बारे में ज्ञान बढ़ता है, उस ज्ञान को बार बार, उस ज्ञान से पैदा हुई पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करें और आप ये पाएंगे कि नेगेटिविटी से आप मुकाबला करने में सक्षम हो रहे हैं धीरे धीरे। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ नेगेटिविटी को लिखना जरूरी है, नेगेटिविटी के ट्रैप्स को लिखना जरूरी है, बल्कि साथ ही साथ पॉजिटिविटी को लेकर के भी एक्टिव स्टेप्स लेना जरूरी है। आपने जीवन में जो कुछ भी पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव आपके जीवन में जो कुछ भी घटना घटित होती है, आप ये मत सोचें कि वो पॉजिटिव घटना के बारे में कुछ सोच लेना ही सिर्फ जरूरी है। आप उसको नोट कर लीजिए, वो पॉजिटिव चीजों को, कुछ भी छोटा से छोटा भी आपने पॉजिटिव काम किया, रोज उसे नोट कर लीजिए। और उसके बाद जब आपकी परिस्थिति विपरीत हो तो आपने अपने जीवन के बारे में जो पॉजिटिव चीजें लिखी हैं उसको पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान उस नेगेटिविटी की तरफ से हटेगा और आप अपने बारे में पॉजिटिव चीजों के बारे में विजुअलाइज कर पाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रोज 2-3 बातें, थोड़ा समय निकालिए अपने जीवन में से, थोड़ा 2-3 बातें अपने बारे में पॉजिटिव लिखिए, अपने अच्छी क्वालिटीज के बारे में लिखिए। बुरा समय आने पर उन अच्छी क्वालिटीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, उसको पढ़िए, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बहुत नेगेटिविटी चल रही है, थोड़ा सा कोई आप हंसने वाला कोई प्रोग्राम, कॉमेडी शो देख लीजिए, इससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। बहुत ज्यादा ट्रबलसम सिचुएशन आएगा तो उससे वॉक अवे हो जाइए, उससे मूव कर जाइए। आप अपना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को हैंडल करने की, नेगेटिविटी में पड़ने की जरूरत नहीं है, उससे अपने आप को बाहर भी निकालिए, वॉकआउट करिए वहां से और अपना ध्यान पॉजिटिव चीजों में लगाइए। इस तरीके से धीरे धीरे आपका आउटलुक पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। हेल्दी रिलेशनशिप पैदा कीजिए, अपने परिवार के पॉजिटिव लोगों से संबंध रखिए। और अगर परिवार में कोई ऐसा है जो कि आपके घर आ जा करके थोड़ा सा इस व्यक्ति के ऊपर असर डाल सकता है, तो ऐसे लोग डरपोक बहुत होते हैं। अगर परिवार से कोई आएगा और आ करके अगर थोड़ा सा भी जरा उसने अपनी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट दिखाई तो ये तुरंत दर दब जाएगा ये आदमी। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है कोई, तो आप कम से कम उसके आने से पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। पॉजिटिव लोगों से बातचीत कीजिए, नए रिलेशनशिप पॉजिटिव डेवलप करिए और इस प्रकार पॉजिटिविटी के साथ जिए। थोड़ी एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आधा घंटा एक्सरसाइज करिए ताकि आपके अंदर जो नेगेटिव सरफेस एनर्जी है वो निकल जाए। ये नेगेटिव सरफेस एनर्जी जो आपके ऊपर घूमा करती है, यही आपकी नेगेटिविटी को और ज्यादा एस्केलेट करती है, बढ़ा देती है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए और अपने आप को ट्रीट कीजिए अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपका आत्मसम्मान अपनी निगाह में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब आपका आत्मसम्मान अपनी निगाह में बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आप पाएंगे कि आत्मसम्मान अगर आपका बढ़ गया एक बार, तो ऐसे लोगों की बदतमीजी, ऐसे लोगों का आपकी नीड्स को तुच्छ समझना, ये आपको टच ही नहीं कर पाएगा, आपको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव होने का प्रयास कीजिए, अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाइए, अपने आसपास लिखे रहिए, अपना जहां पे आप ज्यादा बैठती हैं वहां पे कुछ अच्छे पॉजिटिव कोटेशंस लिख दीजिए उन, ताकि आपका ध्यान बार बार पॉजिटिविटी के ऊपर जाए। इस तरीके से आप जब पॉजिटिव जितना ज्यादा होंगे उतना आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती जाएगी। जितना आपकी सेल्फ स्टीम या पॉजिटिव आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, उतना ही इस प्रकार के लोगों की बदतमीजी का आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा।
और धीरे धीरे आपका अस्तित्व का स्तर ऊंचा उठना शुरू हो जाएगा। जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होता जाता है उसके अस्तित्व का स्तर भी उतना ज्यादा ऊपर उठना शुरू हो जाता है। तो आपका अस्तित्व का जितना स्तर ऊपर उठता जाएगा उतना इस प्रकार के व्यक्ति का असर आपके ऊपर पड़ना बंद होता चला जाएगा। और शायद नियति भी यही चाहती है, फेट यही चाहती है। फेट या नियति ये चाहती है कि इस व्यक्ति के द्वारा आपका मानसिक विकास हो, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, आपके अंदर जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उससे आप ऊपर उठ सकें। इसलिए आप इसको एक पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश कीजिए और आप धीरे धीरे, जैसा मैंने आपको बताया, उससे मुकाबला कीजिए और आप इन ऐसे लोगों को हैंडल करना धीरे धीरे सीख जाएंगे। फिर मैंने जाप करने का भी तरीका बताया, उसका वीडियो का लिंक भी मैंने दिया है, उसकी भी थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। जाप करने में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, चुपचाप जाप करते रहिए। नेगेटिव सिचुएशन जो भी आएंगी उसमें नेगेटिव इमोशन जो आपके अंदर पैदा होंगे वो सब फिल्टर आउट होते चले जाएंगे और आप उसी सिचुएशन में पॉजिटिव फील करेंगे और बस आप आसानी से मैनेज कर सकेंगे। तो इन सब चीजों को करके आप निश्चित रूप से इस तरीके के लोगों को धीरे धीरे मैनेज करना सीख सकते हैं।